हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है या फिर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप अपनी ITR फाइल करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपनी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम भी मेंशन करनी पड़ती है ताकि उस पर भी टैक्स कैलकुलेट हो पाए, वो इनकम आपकी बिना टैक्सेशन के रह ना जाए। सो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपका अगर होम लोन चल रहा है तो आप कितना इंटरेस्ट उसका अवेल कर सकते हैं, कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं, प्लस अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है तो उसके ऊपर कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा और कितना आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एज पर इनकम टैक्स एक्ट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जैसा कि नाम से पता लग रहा है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को अपने रहने के लिए, अपनी फैमिली के रहने के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। होता क्या था, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स सपोज, तो उस केस में पहले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से पहले क्या रूल था कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी को माना जाता था कि एसएससी की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट मान लिया जाता था कि आप रहोगे तो एक ही प्रॉपर्टी में, तो बाकी प्रॉपर्टी चाहे आपने रेंट पे दी है या नहीं दी है, डिपार्टमेंट ये कहता था कि डिपार्टमेंट की नज़रों में बाकी प्रॉपर्टीज आपकी जो है लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है। बट 2019-20 के बाद लॉ में एक छोटा सा चेंज आया, उसके बाद एक प्रॉपर्टी की जगह दो प्रॉपर्टीज़ को जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया। अगर किसी एसएससी के पास दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और वो उन्होंने रेंट पे नहीं दी है तो जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। सो ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसको आगे रेंट पे दिया हुआ है तो वो हो गई आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो अगर मैं बेसिक टर्म पे बात करूं तो यूजुअली हाउस प्रॉपर्टी की 3 कैटेगरीज हो गई, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक डीम लेट आउट एंड एक लेट आउट। ये टर्म्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने लगेंगे तो वहाँ पे ये टर्म्स आपकी यूज़ की जाएंगी और आपको पता होना चाहिए कि किसका मीनिंग क्या है। तो ये हो गए हमारे बेसिक मीनिंग। अब बात करते हैं कि अगर मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। ये एक छोटा सा मैंने टैबुलर फार्मूला टाइप यहाँ पे डिफाइन किया है। सबसे पहले माना जाता है कि आपकी अगर मैं मान के चलूँ आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से जो आपको रेंट मिल रहा है वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, पूरे साल का रेंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये आपकी GAV होगी, कितना आपको रेंट आ रहा है पूरे साल का, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे 10,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट आता है तो यहाँ पर ये मेरी GAV हो गई कि 1,20,000 मेरे को आता है रेंट। बट जितना मुझे रेंट आता है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे टैक्स पूरा 1,20,000 पे करना है। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी हमें दी गई है, उसमें से जो आपको रेंट आया उस प्रॉपर्टी का अगर आपने कोई टैक्स पे करा है लाइक म्युनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, आप उसकी रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो लेस में हमने वो रिबेट डाल दी कि मैंने कुछ हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है, वो हम यहाँ से लेस करके मेरी जो नेट रेंट मुझे मिला वो यहाँ पे फिगर आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है 30% की। जब हम किसी प्रॉपर्टी को आगे सेल्फ यूज करें या रेंट पे दें तो प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, छोटा मोटा टूट फूट चलता रहता है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने बिना कोई डिबेट करे आपको बोल दिया कि आप 30% अपना खर्चा क्लेम कर लो, हमें उसके ऊपर टैक्स नहीं चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला में 30% जो भी आपका एनएवी आया उसका 30% आपको सीधा सीधा रिबेट मिल जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, चाहे आपका खर्चा हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने स्टैंडर्ड 30% की आपको रिबेट दे दी। तो इसका मतलब 1,20,000 में से 10,000 लेट्स सपोज मैंने प्रॉपर्टी टैक्स पे करा था, 1,10,000 आ गया, 1,10,000 में से सीधा सीधा 30% मेरा जो है रिबेट मिल गया मेरे को। तो मेरे को पूरे 1,10,000 के ऊपर जो है टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से 30% का मेरे पास अभी रिबेट है। 33,000 का मैं अभी 33,000 पे मुझे टैक्स नहीं देना, बैलेंस अमाउंट पे मुझे टैक्स देना है। बट हाँ, इसमें भी एक पॉजिटिविटी ये है, मान लो उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपने लोन लिया था, परचेज करने के लिए या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपने होम लोन ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने इतनी लिबर्टी भी दे रखी है कि जो भी आपने लोन लिया है उस पे जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, ठीक है, उस इंटरेस्ट के पेमेंट को आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उतने कंपोनेंट पे आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हर साल जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी आपका एक खर्चा है जो कि रेंटल इनकम से आप पे आउट कर रहे हैं। तो उस पूरी रेंटल इनकम को पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं पूरे साल का वो आप यहाँ पे लेस कर सकते हैं। फिर जो आपकी नेट इनकम आएगी उस पे आपको देना है टैक्स। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिफाइन करके बताया है ताकि एक नॉलेज हो जाए कि हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगता कैसे है। कभी भी पूरे रेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, आप उसमें से जो भी टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स, वो आप लेस कर सकते हैं। 30% की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाती है, प्लस आप जो है इंटरेस्ट जो होम लोन का पे कर रहे हैं वो भी आप लेस करके उसमें जो नेट इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स देंगे। जो हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोन का इंटरेस्ट जो पे कर रहा है, जो एसएससी पे कर रहा है, जिसके नाम पर वो लोन है, वो सेम एसएससी होना चाहिए जो कि ये रिबेट क्लेम कर रहा है। ऐसा ना हो कि पेपर्स पे नाम किसी और का है और आप रिबेट क्लेम किसी और को दे रहे हैं, ठीक है। लोन भी जो है उसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ पे आप इंटरेस्ट क्लेम करेंगे, यहाँ पे भी ये बाइफिकेशन है। समटाइम ऐसा होता है कि हम जब प्रॉपर्टी बुक कराते हैं तो सेम टाइम पे मेरे को प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ बुक कराते समय मैंने लोन ले लिया है ऑलरेडी, तो अलॉटमेंट से पहले का भी इंटरेस्ट जो है हम पे चार्ज होता रहता है, जो भी मैंने लोन लिया है वो। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक प्रोविज़न निकाला है, जब तक प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं होगी तब तक मैं इसको क्लेम नहीं कर सकती और ना ही मैं आगे रेंटल इनकम दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी अभी है ही नहीं, मैंने आगे रेंट पे दे ही नहीं सकती। तो उस केस में डिपार्टमेंट ने एक प्रोविज़न निकाला है कि आप जब प्रॉपर्टी को आगे आपके नाम पे जब अलॉट हो जाए प्रॉपर्टी, तो उस ईयर से आपने जो पहले सालों में इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, जो आप पहले सालों में इंटरेस्ट दे के आए हैं, पिछले 5 सालों का डिपार्टमेंट ने प्रोविज़न दिया है कि आप उन 5 सालों का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करो, काउंट करो कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, फिर उसका 1/5 पार्ट आप हर साल क्लेम कर सकते हैं एज एन इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है जिसके यूज़ करके आप अपना अलॉटमेंट से पहले का जो इंटरेस्ट आपने पे करा है वो भी आप अपना रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सो एक ये छोटी सी कैलकुलेशन हमने आपको आपकी नॉलेज बेस के लिए समझा दी, ठीक है। यहाँ पे फर्दर मैंने डेफिनेशन दी है, म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या है, जीएबी का क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या क्या है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये जो हमारा आर्टिकल है इसका लिंक हम मेंशन कर देंगे वीडियो के साथ, आप वहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस फॉर्मूला में, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दिया तो क्या होगा, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। उस केस में आपको करना क्या है, आपकी जीएबी तो नील होगी क्योंकि आपने आगे रेंट पे नहीं दे रखी, आप अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्स आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका क्लेम नहीं होगा क्योंकि कोई ऊपर पार्टी कुछ ऊपर मेंशन ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन किस में से होगा। बट हाँ, आप इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं होम लोन पे। अगर आपने अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर भी कोई होम लोन लिया हुआ है तो आप उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका क्लेम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस अमाउंट की एक लिमिटेशन है फॉर दोज पीपल जिनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप यहाँ पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितना का भी आपका इंटरेस्ट आपने पे किया है उस फाइनेंशियल ईयर में, आप वो पूरा अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आपकी फिगर नेगेटिव आती है, आने दो, आपकी और इनकम से वो एडजस्ट हो जाएगी जो भी नेगेटिव इनकम है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं है, तो वहां पे एक कैपिंग है कि होम लोन पे जो आपने इंटरेस्ट पे करा है आप 2 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है क्लेम नहीं कर सकते एज अ होम लोन इंटरेस्ट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई नोट कर लीजिए, बिकॉज सैलरीड क्लास ने 80% सैलरी क्लास का होम लोन चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं और कैसे क्लेम करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, इंटरेस्ट आप यहाँ क्लेम करेंगे और जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट आप लोग रीपेमेंट के टाइम पे पे कर रहे हैं वो आप सेक्शन 80C में एज अ रिबेट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है सेक्शन 24B, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, एक्चुअल इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। ये जो हमारा यहाँ पे रिबेट थी ये सेक्शन 24B की ही रिबेट है। यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो आपका लोन है वो प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी हो सकता है, रिपेयरिंग के लिए भी हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। आप इस तरीके के सारे लोन पे जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन capital borrowed for the purpose of acquisition or construction of house property shall be allowed as deduction up to ₹2 lakh। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आप 2 लाख से ज़्यादा उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफ कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1499 एंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड विद इन द 5 ईयर। अगर आप प्रॉपर्टी को बनवा रहे हैं या कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो इसकी एक कंडीशन है कि 5 साल के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए और आपको एक्विजिशन मिल जाना चाहिए, तभी आप इसको क्लेम कर पाएंगे। In respect of self-occupied residential house property, interest incurred on capital borrowed for the purpose of reconstruction, repair, renewal of house property shall be allowed as deduction up to ₹30,000। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो 2 लाख की कैपिंग है ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, लेकिन अगर आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं, रिपेयरिंग के लिए ले रहे हैं, रिन्यूअल के लिए ले रहे हैं, तो आप जो मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा वो होगा 30,000 रुपीज़। तो ये 2 लाख की रुपीज़ की जो लिमिट है वो कम होके हो गई है 30,000 इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रिन्यूअल, ठीक है। फर्दर एनी इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू द पीरियड प्रायर टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग विद द ईयर इन विच प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि प्रॉपर्टी एक्वायर करने से पहले के टेन्योर का जो इंटरेस्ट है वो आप एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट करके उसको 1/5 पार्ट हर साल क्लेम कर पाएंगे इन 5 इंस्टॉलमेंट, मतलब 5 साल में आपका 1/5 करके वो पूरा पहले वाला इंटरेस्ट जो है आपका
क्लेम हो जाएगा। लेकिन आपकी जो ओवरऑल लिमिट होनी चाहिए, मतलब जो पहले का इंटरेस्ट आपने क्लेम किया प्लस जो करंट ईयर का इंटरेस्ट आप क्लेम करने वाले हैं, दोनों मिला के आपका 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई कंडीशन नहीं है, आप जितना मन चाहे उतना इंटरेस्ट जो है क्लेम कर सकते हैं, जितना भी आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में मेंशन है। Now the next point is deduction for interest on borrowed capital shall be limited to 30,000 in the following circumstances। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल और रिपेयर के केस में 30,000 तक है। फॉर डिटेल स्टडी आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, लिंक आपको मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी हमने मेंशन की है, क्योंकि होम लोन जो है यूजुअली लोगों ने लिया होता है, तो उसमें कई बार कुछ डिबेट हो जाती है कि को ओनर हो तो क्या होगा, हस्बैंड वाइफ के नाम पर है तो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट एक जना पे कर रहा है तो क्या होगा। तो अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन इन केस ऑफ को ओनर्स। को ओनर्स के केस में क्या होने वाला है। प्रॉपर्टी ऑन बाय को ओनर। इफ द प्रॉपर्टी इज ऑन बाय को ओनर एंड देयर शेयर इन प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एंड द एसेट tenable than the income of such house property shall be assessed in the hand of each co-owner separately। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, अगर मेरी प्रॉपर्टी दो लोगों के नाम पे है, ठीक है, तो जो भी रेंटल इनकम आएगी, मान लो 50-50 उनकी जो प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेशन है वो 50-50 है, पेपर्स में है कि 50% उसकी है 50% उसकी है, तो जो भी मेरी इंटरेस्ट इनकम आए, सॉरी रेंटल इनकम आएगी, वो भी हमारी 50% टैक्स होगी। 50% ASSC दिखाएगा और 50% BSSC दिखाएगा अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में। सेम एज लोन भी दोनों के नाम पे 50-50 चल रहा होगा, तो 50% इंटरेस्ट मिस्टर ए क्लेम कर सकते हैं, 50% इंटरेस्ट मिस्टर बी क्लेम कर सकते हैं अपनी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इंडिविजुअली। अब बात आती है कि अगर मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इस लिमिट का क्या होगा, जो 2 लाख और 30,000 की लिमिट है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये 2 लाख की लिमिट सबके लिए एक इंडिविजुअल लिमिट है, ठीक है। अगर आपने इंटरेस्ट प्रॉपर्टी पे कराए 4 लाख रुपीज लेट सपोज, तो मिस्टर ए भी 2 लाख रुपीज क्लेम कर सकते हैं, मिस्टर बी भी 2 लाख क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख जो लिमिट है वो उनकी इंडिविजुअल लिमिट है। ऐसा नहीं है कि एक ही लोन में आपको 2 लाख से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। ये जो 2 लाख की लिमिट है ये असेसी वाइज लिमिट है, लोन वाइज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया है, मैंने आपको सारे की पॉइंट्स बता दिए हैं। देन इन नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ को बोरोवर। को ओनर प्रॉपर्टी जो है 2 लोगों के नाम पे है, को बोरोवर लोन 2 जनों के नाम पे है या 2 से ज्यादा लोगों के नाम पे है। इफ द होम लोन इज टेकन ऑन जॉइंट नेम देन द डिडक्शन इज अलाउड टू ईच को बोरोवर इन द proportion of his share in the loan. For taking such deduction, it is necessary that co-borrower must also be co-owner of that property. With this is very important point कि अगर लोन मेरा 2 जनों के नाम पे है तो मेक श्योर कि प्रॉपर्टी भी 2 जनों के नाम पे होनी चाहिए अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो। इफ द असेसी इज अ co-owner but is repaying the full loan himself, then कैन क्लेम द डिडक्शन और फुल इंटरेस्ट पेड बाय हिम। इसके ऊपर एक केस स्टडी आ चुकी है। ये कहना क्या चाहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। लेट सपोज प्रॉपर्टी 2 जनों के नाम पे है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ हाउस वाइफ है, तो इस केस में जो इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट जा रही है वो सारी हस्बैंड के अकाउंट से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लॉ पढ़ें तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि 50-50% ही लोन की रिबेट मिलनी चाहिए हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। बट इसके ऊपर केस स्टडी आई हुई है कि अगर सारा इंटरेस्ट हस्बैंड के अकाउंट से पे हो रहा है तो हस्बैंड पूरा इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम कर सकता है। उस केस में वाइफ उस इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो इस केस में अगर आपके अकाउंट से सारा इंटरेस्ट पे आउट हो रहा है तो आप जो है पूरा इंटरेस्ट का बेनिफिट अपनी ITR में क्लेम कर सकते हैं। को ओनर इस केस में अपना कोई भी बेनिफिट अवेल नहीं करेगा, एक ही पार्टनर अवेल करेगा जिस किसी के भी अकाउंट से ये इंटरेस्ट का पेमेंट जा रहा है। बिकॉज ये एक पेपर्स में नाम है सिर्फ आपके को ओनर का, बट उसका कोई पेमेंट नहीं जा रहा उसके अकाउंट से या फिर उसकी कोई
फाइनेंशियल वो नहीं है, इनकमिंग नहीं है कहीं से जहाँ से वो पे आउट कर पाए। सो एक फिक्टिशनरी नेम है कि उसके नाम पर असेट है लेकिन पेमेंट कहीं और से जा रही है, तो वो क्लेम कर सकता है। इसके ऊपर केस स्टडी है। The limit of reduction in case of self-occupied property apply individually to each co-borrower. In the other words, each co-borrower can claim deduction up to ₹12,30,000. No limit is applicable to let out property. ठीक है, जो ये लिमिट है ये सबके लिए इंडिविजुअल लिमिट है, प्रॉपर्टी वाइज लिमिट नहीं है। तो अगर एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे लोन है प्रॉपर्टी का तो सब लोग 2-2 लाख की ईच लिमिट अवेल कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, द पर्सन हु इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज फॉर्म ITR 1/H फॉर सबमिटिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी अवेयर दैट द फॉर्म कैन only be used for the income from one house property। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये एक मैंने नोट डाला है, एक मैसेज डाला है, क्योंकि ये सारी वीडियोस वेबिनार हमारा ITR 1 से रिलेटेड वेबिनार है, उससे रिलेटेड हमारी ये वीडियोस है। तो ये मैं दोबारा आपको कन्वे कर दूँ मैसेज कि आप ITR 1 तभी फाइल कर सकते हैं अगर आपकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी से इनकम है। अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ITR 2 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। तो ये एक जनरल नोट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सो दैट अगर अभी भी आप गलत फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को रेक्टिफाई कर लें। ठीक है, इफ़ यू हैव मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी दिस फॉर्म इज़ नॉट फॉर यू। अब मैं आपको रिटर्न में दिखा देती हूँ ये चीज़ें कैसे वहाँ पे आपको फिल करनी है। ये है मेरी रिटर्न का फॉर्म ITR 1। यहाँ पे जब मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे मैंने क्लिक किया तो ये पेज मेरा ओपन होके आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी प्रॉपर्टी किस नेचर की है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि तीनों का क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर तो आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करना है। अगर आपने होम लोन ले रखा है उस पर तो आप यहाँ पे वो इंटरेस्ट मेंशन करेंगे, पूरे साल में आपने जो भी इंटरेस्ट पे करा है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेट सपोज आपने 2,50,000 का इंटरेस्ट पे करा है तो आप पूरा यहाँ पे 2,50,000 डाल सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट मिलेगी वो आपको 2 लाख मिलेगी। यूटिलिटी ऑटो पिक कर लेगा 2 लाख रुपीज़। आप जो टोटल इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे डालिए। ठीक है, अर्लियर अनरिलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। यहाँ पे ये बात करता है कि अगर कोई रेंट ऐसा है, यूजुअली मार्च का रेंट अगर आपका अटक जाता है वो आपको अप्रैल में मिलना होता है, तो उस रेंट को -30% यहाँ पे आपको वो मेंशन करना होता है। बट ये लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नहीं है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सिर्फ अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको उस इंटरेस्ट को यहाँ पे मेंशन करना है। देन अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो हम लेट आउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेट आउट पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म डिटेल्ड में ओपन हो गया है। अब इसमें ये आपसे पूछ रहा है ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, जो आपको रेंट रिसीव हुआ है वो वाला अमाउंट, टैक्स पेड जो आपने MCD में टैक्स पे करा है या म्यूनसिपल टैक्स पे करा है या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है वो आप यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। या लेस होके अमाउंट यहाँ आ जाएगा आपका। 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होएगी। जो आपने इंटरेस्ट पे करा है लेट आउट प्रॉपर्टी पे वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेम एज अर्लियर एंड अनरियलाइज्ड रेंट आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जो भी नेट फिगर आपकी आएगी होम लोन की, ये फिगर आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमेशा नेगेटिव आएगी क्योंकि आपने लोन का पेमेंट किया है, आपका कोई इनकमिंग नहीं है। फिर वो नेगेटिव जो फिगर आएगी वो आपकी सैलरी इनकम से जो है एडजस्ट हो जाएगी। सो आई थिंक मैंने ज़्यादातर डिटेल्ड मैं आपको शेयर कर दिया है ये वीडियो। यू गॉट द नॉलेज कि कैसे क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी के केस में और कैसे आप अपनी इंटरेस्ट इनकम को क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अदर सोर्स की इनकम की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।